नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं सुमित कश्यप जुड़ रहा हूँ आपसे जीएनडी के माध्यम से एक बार फिर। आशा करता हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक स्वस्थ और बढ़िया होंगे। एंड वेलकम अगेन टू आवर चैनल। हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11 अकाउंटिंग इक्वेशन, जिसमें हमने स्टार्ट किए थे चैप्टर नंबर 1 एंड 2। आज उन चीज़ों को थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने के बाद हम अकाउंटिंग इक्वेशन की तरफ जाएंगे। और चलिए शुरू करते हैं। तो कल हमने चैप्टर नंबर 1 कवर किया था परसों। आज हम चैप्टर नंबर 2 बेसिक टर्म्स, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स को डिस्कस कर रहे हैं। और सारी चीजें एक साथ डिस्कस करने के बाद हम जाएंगे अकाउंटिंग इक्वेशन की तरफ। किस करेंगे? अकाउंटिंग इक्वेशन, ठीक है। इसमें आपको मैंने कल लगभग 12 टर्म्स के आसपास हमने डिस्कस कर ली थी। कुछ 10 से 12 नीचे लिखे हुए थे, है ना। तो शुरुआत करते हैं क्विक रिवीजन लेते हुए। चलिए, जब भी आप अकाउंटिंग इक्वेशन करें या अकाउंटिंग स्टार्ट करें, जर्नल एंट्री करें या अकाउंट का कोई भी चैप्टर करें, तो आपको उसकी टर्मिनोलॉजी समझ में आनी चाहिए, है ना। एक्चुअल में हम पढ़ क्या रहे हैं, है क्या है, ये सारी बातें हमें आनी चाहिए। तो पहला जो आपके पास जो पॉइंट जाएगा वो है ट्रांजैक्शन। ये आपको बहुत सुनने को मिलेगा। ट्रांजैक्शन लाइक जैसे डेली लाइफ में, बिजनेस लाइफ में जो भी आप लेन देन करते हैं वो सब ट्रांजैक्शंस हैं। फाइनेंशियली मॉनेटरी आइटम्स होने चाहिए जिनमें पैसे की लेन देन इन्वॉल्व हो, ठीक है। जैसे परचेज, सेल, डेली ट्रांजेक्शंस है। लेकिन अगर कोई हरकत ऐसी हो रही है जो साल के एंड पर, जो महीने के एंड पर हो रही है ना, उसको हम इवेंट बोलते हैं, ठीक। अकाउंट आप पूछ रहे हैं सर अकाउंट किसको बोलते हैं। एक्चुअली अकाउंट का मतलब ये है कि हर आइटम के बारे में हम कुछ ना कुछ राइटिंग में लिखते हैं। जिन जिन चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे हम उन सब चीजों के बारे में लिखेंगे। तो पर्टिकुलरली एक ही नाम में कितने पैसे का रिसीप्ट हुआ, कितने पैसे का पेमेंट हुआ, फिर फाइनल क्या अमाउंट बचा, इसको जब हम लिखते हैं ना तो उसको अकाउंट बोलते हैं। इज इट क्लियर? नेक्स्ट है कैपिटल। क्या है? कैपिटल। कैपिटल का मतलब क्या हुआ? जो पैसा मैं पहली बार बिजनेस में लगाऊंगा या बीच बीच में भी बिजनेस में लगाऊंगा, या मेरा अपना पैसा जो बिजनेस के पर्सपेक्टिव से बिजनेस में लगा रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, जैसे 1 लाख रुपए में बिजनेस स्टार्ट हुआ और 1 लाख रुपए मैंने किसी चीज में खर्च करे, जैसे मशीनरी ली या किसी भी तरीके के फर्नीचर लिए, किसी तरीके इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस लिए, कुछ भी लिया, वॉट एवर इट इज, सब क्या है? एसेट, है ना। तो एसेट्स आपके कंपैरिजन में शो करता है कि वो कितना कैपिटल आपने लगाया है। कैपिटल अगर हम बात करें पूंजी कह सकते हैं, उसको क्या कह सकते हैं? पूंजी। एक बात बताओ, अकाउंटिंग अपनी करोगे या बिजनेस की करोगे? तो पैसा कौन लगा रहा? मालिक या बिजनेस? मालिक बिजनेस में पैसा लगा रहा था, बिजनेस के ऊपर मालिक का कर्जा हो गया। इस नजरिए से कैपिटल क्रेडिट नेचर का होता है। आगे जब हम क्वेश्चन करेंगे ना, बच्चे पूछते हैं सर कि कैपिटल क्रेडिट कैसे हो सकता है, तो मेरा ही पैसा है, अपने ही पैसा है, पैसा तो सेट है वगैरह। बेटा है तो कैपिटल फॉर्म में ना, तो दैट इज कॉल्ड लायबिलिटी ऑन बिजनेस। इज इट क्लियर? चलो, नेक्स्ट है ड्राइंग्स। ड्राइंग्स जो आप पैसा लगा रहे हैं, कमाएंगे, उसमें से कुछ पैसा अपने लिए निकाल के भी यूज करेंगे, ये सब ड्राइंग्स होता है। लायबिलिटी कहते हैं जिम्मेदारी को। किसको? जिम्मेदारी का मतलब है जो आज नहीं तो कल आपको पे करनी है ना, जो आज नहीं तो कल आपको पे करनी है, उसको हम कहेंगे लायबिलिटी। लायबिलिटी बेसिकली आपका कर्जे के रूप में भी आपको देखने को मिल सकता है, और बहुत सारे आइटम्स होते हैं जो हम क्वेश्चन करते करते, चैप्टर करते करते समझेंगे। नेक्स्ट, असेट्स एंड इट्स टाइप्स। जिन जिन चीजों में हम पैसा लगाते हैं बिजनेस में उसको यूज करते हैं। अगेन, जिन जिन चीजों में हम पैसा लगाते हैं बिजनेस में उसको यूज करते हैं, और फिर उसके बिहाफ पर हम जनरेट करते हैं अपना रेवेन्यू, प्रॉफिट, ये सब। इस तरीके से यूज करने वाली सारी चीजों को सेट कहते हैं। हम आगे ठीक। सर रिसिप्ट क्या होता है? रिसिप्ट एंड पेमेंट तो हेडिंग होती है। जब हम कैश अकाउंट बनाएंगे तो उसमें 2 साइड्स आएंगे, एक तरफ से पैसा आएगा, एक तरफ से पैसा जाएगा। तो जब पैसा आएगा उसे हम कहेंगे रिसिप्ट, जाएगा तो पेमेंट। अब देखो, रिसिप्ट में हर तरीके से पैसा आ सकता है। मैंने किसी से लोन लिया तो भी पैसा आ रहा है ना, मैंने किसी उधार लिया पैसा आ रहा है, मैंने सेल किया पैसा आ रहा है, मुझे किसी ने सैलरी दी पैसा आ रहा है, मुझे कहीं से कमीशन, ब्रोकरेज, दलाली कुछ भी मिला पैसा आ रहा है।
ये सारी चीजें अगर मैं अंडर वन हेडिंग देखूं तो मुझ पर पैसा आ रहा है, दैट इज कॉल्ड रिसीट। और पैसा जा कैसे रहा है, सैलरी दे रहे हो, कमीशन दे रहे हो, ब्रोकरेज दे रहे हो ना, एम्प्लॉयज को बेनिफिट्स दे रहे हो, इंसेंटिव दे रहे हो, आप परचेज कर रहे हो, इस तरीके से पैसा जा रहा है, दैट इज कॉल्ड पेमेंट। मैं रिसीट पर पेमेंट से इनकम नहीं निकालता हूँ, मैं रिसीट पे पेमेंट से बस ये देखता हूँ पैसा कितना आया कितना गया। एक तरीके से हम ये कह सकते हैं रिसीट पे पेमेंट एक दूसरी फॉर्म है कैश अकाउंट का, तो दूसरा नाम है कैश अकाउंट का। कैश मेंटेन करना रिसीट पर पेमेंट का काम है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर एक्सपेंसेस, जो भी पैसा आप खर्च करेंगे बिजनेस में लगाएंगे, है ना, सब एक्सपेंडिचर है। ठीक, उसके अलावा आप बिजनेस के पर्सपेक्टिव से जो भी पैसा आप रेवेन्यू नेचर में खर्च कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एक्सपेंसेस। इनकम, जो आपने कमाया, जो आपको मिला पर्याप्त। प्रॉफिट, जो आपने बिजनेस या अपने प्रोफेशन में सब खर्चे वर्चे हटाने के बाद आपने देखा, दैट इज कॉल्ड प्रोफेशन। ठीक है, यहाँ तक हमने कल डिस्कस कर लिया था। नाउ वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, लॉस एंड सेल्स। सेल समझाने की जरूरत नहीं है, जो भी आप किसी भी चीज का व्यापार कर रहे हो, आप किसी भी चीज का व्यापार कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड सेल। कैसे होगा? परचेस कर रहे हो तो सेल भी किया जाएगा। लॉस किस चीज को कह रहे हैं? जब आप कोई चीज 100 की लाके 80 में बिक दोगे तो क्या होगा? लॉस होगा। ऑन एन एवरेज मैं देखूँ पूरे साल में मैंने 1 लाख रुपए की परचेस करी और मैंने 80,000 रुपए की सेल करी तो मुझे लॉस हो गया। या फिर मैंने 1 लाख रुपए का परचेस किया, 20,000 रुपए के अलग आइटम्स उसका खर्च हुए फैक्ट्री तक लाने के, टोटल आइटम मुझे 1,20,000 का पड़े, बट मेरे पास से वो सेल सिर्फ 1,10,000 की हुई, मुझे 10,000 का नुकसान हुआ, दैट इज कॉल्ड लॉस। नेक्स्ट है स्टॉक एंड इट्स टाइप्स। स्टॉक कहते हैं इन्वेंट्री को। देखो दो तरीके से इसको समझ सकते हैं। स्टॉक जैसे अगर हम ट्रेडिंग करते हैं, ट्रेडिंग समझते हो? बताओ। ना, ट्रेडिंग का मतलब है ट्रेड करना, व्यापार करना, खरीद बेच, ठीक है ना। तो जब हम फाइनल या फिनिश गुड का व्यापार करते हैं, परचेस सेल, दैट इज कॉल्ड ट्रेड। बना के बेचते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्शन देन सेल। क्लियर? अगर मेरी फैक्ट्री है तो मेरे पास फिनिश गुड भी होगा, मेरे पास कुछ ऐसा माल होगा जो आधे रास्ते में होगा, कंप्लीट होने वाला होगा, मेरे पास ऐसा भी माल पड़ा हुआ होगा जो भी यूज ही नहीं हुआ है, उसको यूज करेंगे हम आगे, दैट इज कॉल्ड रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल हो, क्लोजिंग स्टॉक हो, सॉरी फिनिश गुड हो, वर्क इन प्रोग्रेस हो, ये तीनों फॉर्म्स हैं किसकी? इन्वेंट्री की। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि प्रोडक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। अगर आप बात कर रहे हैं सिर्फ एक दुकान की, एक शॉप के, एस्टेब्लिशमेंट की, तो वो क्या होता है? स्टॉक हो जाता है। क्या होता है? स्टॉक। ठीक है, दोनों चीजों में डिफरेंस समझ में आ गया। सर ट्रेड रिसीवेबल किस चीज को कहते हैं? ट्रेड रिसीवेबल का मतलब है व्यापार में जो पैसा मिलने वाला है, दैट मैंने सेल किया, पैसा आएगा, आज नहीं कल आएगा, डेटर से पैसा आएगा ना, उन्हें हम डेटर कहते हैं कस्टमर्स को, जो पैसे बाद में लेंगे। ठीक है, बोलो। दोनों। आप मुझे फीस दोगे या लोगे? आप मुझे फीस दोगे तो आप मेरे लिए सुमित के लिए आप क्या हो गए? डेटर। डेटर आपके लिए मैं क्रेडिटर हो गया। जिसको हम पैसा देंगे वो क्रेडिटर है, जिससे पैसा लेंगे वो डेटर है। बच्चे उसको भूल जाता है, थोड़ा समझ नहीं पाता, तो मैं उसको ऐसे समझाता हूँ, कस्टमर डेटर होता है। क्लियर है? कस्टमर से पैसे लोगे ना, बस। सप्लायर क्रेडिटर। क्लियर? अगर मैं इन दोनों को एक साथ पढ़ता हूँ, डेटर और बिल्स रिसीवेबल, तो मैं इसको कह देता हूँ ट्रेड रिसीवेबल। डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल, इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूँ तो ये बन जाते हैं ट्रेड रिसीवेबल। सर बिल्स रिसीवेबल क्या होते हैं? बेटा बिल्स रिसीवेबल का मतलब होता है जो डेटर्स कैश में पैसा ना देके आपको बिल पकड़ा देते हैं कि आप बैंक से ले लीजिए, एक बिल दे दिया, बिल एक्सचेंज होता है, वो एक चैप्टर आता है बिल ऑफ एक्सचेंज में। आप बैंक जाते हैं, बैंक से पैसा लेते हैं, बिल वहां दे देते हैं। तो ये जो प्रोसेस होता है डेटर्स का कन्वर्जन हो जाता है बीआर में, यानी कि बिल्स रिसीवेबल। इज दैट क्लियर? चलो, ऐसा ही सेम आपका ट्रेड पेबल्स होते हैं, क्रेडिटर्स एंड
ट्रेड क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल, ठीक है। वहीं अगर मैं बात करूँ गुड्स की, तो आप गुड्स किसको कहते हो? सामान को। किसको? सामान। तो सामान का मतलब वो सामान जो आप परचेज सेल करते हो। अगर मेरी मोबाइल की दुकान है तो मेरे लिए मोबाइल खरीदना बेचना गुड्स है, बट वहाँ पे जितना भी लाइटिंग एंड फर्नीचर लगेगा वो सब असेट्स, अदर असेट्स हैं। मेरी कोचिंग है ना, मेरे लिए सारी चीज़ें सेट ही हैं, मेरे पास कुछ गुड्स नहीं है। क्योंकि मैं परचेज सेल नहीं कर रहा हूँ, मैं सर्विस प्रोवाइड करा रहा हूँ। आई एम अ सर्विस प्रोवाइडर, यू नो। क्लियर? बोलो, ठीक है। नेक्स्ट, मीनिंग ऑफ कॉस्ट। जो पैसा आपने लगा दिया, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने सप्लायर से 100 रुपये में खरीदा, है ना, फैक्ट्री तक लाते लाते 10 रुपये उसके भाड़े के हो गए। फैक्ट्री में लाने के बाद 5 रुपये का उस पर पैकेजिंग वगैरह का खर्चा हो गया। अब ये कितने रुपए का है? रेडी टू सेल 115 रुपये का, ये इसकी कॉस्ट हो गई। सेल करने से पहले तक की सारी कॉस्ट उसमें ऐड हो जाती है, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ सेल। नेक्स्ट है डिस्काउंट एंड इट्स टाइप्स। डिस्काउंट एंड इट्स टाइप्स। डिस्काउंट एंड इट्स टाइप्स का मतलब हो जाता है जैसे डिस्काउंट दो तरीके के होते हैं, बेसिकली हम यहाँ पे 3 तरीके के समझेंगे। डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट, ठीक है। कैश डिस्काउंट दो तरीके के हो गए, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव्ड। एक बात बताओ, तुमने परचेज किया, पैसा दोगे या लोगे? पैसे देने के, पैसे जब आप दोगे तो सामने वाले से आप रिक्वेस्ट करते हो कि भैया कुछ देख लो, हो जाए तो वो आपके मान के चलिए 1020 की जगह आपसे 1000 रुपये ले रहे हैं, उन्होंने 20 रुपये कम कर दिए, तो ये आपको डिस्काउंट मिला या आपने दिया? दैट इज कॉल्ड डिस्काउंट रिसीव्ड, DR। अगर मान के चलिए आप सेलर है ना, आपने 1020 का सामान मुझे बेचा 1000 में, आपके लिए 20 रुपये क्या हुआ? नुकसान। ये डिस्काउंट अलाउड है। इज इट क्लियर? तो ट्रेड डिस्काउंट क्या है? ट्रेड डिस्काउंट का कोई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं होता, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं होता, ये वैल्यू में से कम हो जाएगा। जैसे कि ट्रेड डिस्काउंट एक जनरल डिस्काउंट होता है। फॉर एग्जांपल जैसे आपने देखा होगा ना, शोरूम्स पर जाते हो आप, लिखा होगा ना अब तो 80% ऑफ, ये किसी पर्टिकुलर कस्टमर को नहीं दिया जाता, ये सबके लिए। तो जब आप लेने जाते हो वहाँ लिखा रहता है, जैसे 2000 की शर्ट है ना, और उस पर 70% ऑफ है ना, तो 600 रुपये की पड़ेगी आपको, कितनी की? ठीक है, 70% ऑफ हो गया ना, तो आपको 30% पे करना है, तो 600 रुपये की पड़ेगी। ये 1400 रुपये जो माइनस हुआ है, ये आपके लिए है या सबके लिए थे? सबके लिए थे, तो इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता अकाउंट्स में, ये जनरली प्राइस से लेस कर दिया जाता है। सिर्फ 600 रुपये की अकाउंटिंग होगी। अब 600 रुपये में भी आपने उसको बोला कि भैया मैं आपको सिर्फ 50 रुपये कम करके 550 रुपये दूंगा, ये 50 रुपये कैश डिस्काउंट है। इज दैट क्लियर? इसकी अकाउंटिंग होगी क्योंकि ऑन टेबल बात हो रही है, ये जनरल ऑफर नहीं है। इज दैट क्लियर? अच्छा, रिबेट एक तरीके से डिस्काउंट जैसा ही होता है, आगे का भी डिस्कस करेंगे उसको। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का मतलब हो जाता है बेटा, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं GST। GST एक इनडायरेक्ट टैक्स है। क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स है। क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स किस पर लगता है? गुड्स एंड सर्विसेज पर, नाम में लिखा हुआ गुड्स एंड सर्विस टैक्स है। तो ये जो टैक्स है ये आपके सेंट्रल गवर्नमेंट भी लेती है, जिसके नाम से आता है CGST, स्टेट गवर्नमेंट भी लेती है तो SGST। अगर ये डायरेक्ट सेंट्रल भी लेगी कहीं किसी किसी केस में, जहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट नहीं लेती है, तो वो कौन सा केस होता है? देखो, CGST SGST होता है तब जब आपके इंट्रा स्टेट की बात हो। इंट्रा मतलब यूपी में खरीदा, यूपी में ही बेचा, ठीक है। और इंटर स्टेट का मतलब होता है जब आप दिल्ली में खरीदें और यूपी में बेचें,
दो स्टेट इन्वॉल्व हो रही है, इस केस में आपसे क्या लिया जाएगा, IGST लिया जाएगा। इज इट क्लियर? अच्छा सर इसमें कुछ सेट ऑफ भी होता है, आगे एडजस्टमेंट होते हैं, वो सब GST के चैप्टर में। अभी आप सिर्फ मीनिंग समझना है। क्या आपको यहाँ तक कोई दिक्कत समझ में आई बेटा? क्लियर? चलो तो एक काम करते हैं, बेसिक टर्म्स तो मैंने आपको डिस्कस कर लिए, एक बार बुक्स आप गो थ्रू कर लीजिएगा। मैं चलता हूँ नए कॉन्सेप्ट की तरफ। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन की तरफ चलते हैं, थोड़ा सा एनर्जी बचा करके चलें। अकाउंटिंग इक्वेशन अभी हमने सारी चीजें समझी, अकाउंट्स क्या होते हैं, अकाउंट्स के क्या फायदे हैं, लिमिटेशन से डेफिनेशन, मीनिंग, नीड्स, ऑब्जेक्टिव एंड अदर्स, तो हमने बेसिक टर्म्स पढ़े। अब यहाँ से हमारा न्यूमेरिकल चालू होगा, अब हमारा न्यूमेरिकल चालू होगा। अब न्यूमेरिकल का सबसे पहला चैप्टर जो मैं ले रहा हूँ वो ले रहा हूँ अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन क्यों लेते हैं? क्योंकि ये मेरे हिसाब से, देखो मेरे हिसाब से मतलब ये मेरी अपनी राय है ना, ये मेरे शब्द हैं। कोई टीचर अगर कहेगा ऐसा नहीं है तो हो सकता है उनके हिसाब से अलग हो, बट आप भी समझ के चलिएगा। अकाउंटिंग इक्वेशन मेरे लिए एक तरीके का पूरा अकाउंट का रफ फिगर है। क्या है? जहां हम सिर्फ असेट्स और लायबिलिटीज को मैच करके देखते हैं। आप देखना जब आप पूरी अकाउंटिंग कर लोगे ना, लास्ट में जब 11th में आप फाइनल अकाउंट्स करके निकलोगे तो आपको लगेगा हम यही कर रहे थे। ठीक है? अभी आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ मैं आपको समझाता हूँ, आपको सिर्फ उतना ही समझना है। इज दैट क्लियर? तो आप मेरे साथ थोड़ा सा ज्वाइन करें। अकाउंटिंग इक्वेशन बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन है, जिसमें हम कुछ इस तरीके से बैलेंस करते हैं, assets equals to liabilities। Is that clear? यहां तो कोई दिक्कत परेशानी? सर एसेट्स क्या होता है? वो चीज जिसमें हमारा पैसा लगा हुआ है, जिसमें हमारा पैसा लगा हुआ है या हमारा पैसा लग चुका है या हम उसमें लगाने जा रहे हैं, या हमारा पैसा ही हमारे एसेट्स। इज दैट क्लियर? क्या करेंगे? यूज करेंगे। क्यों करेंगे? बिजनेस के लिए करेंगे। क्यों? ताकि हम बिजनेस का प्रॉफिट ज्यादा बढ़ा सकें, सेल ज्यादा बढ़ा सकें, अपना काम बढ़ा सकें। इज दैट क्लियर? नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अ सिंगल क्वेश्चन। आज के टारगेट में हम 2 क्वेश्चन लेने की कोशिश करेंगे, बेटर अगर 2 हो जाए तो अच्छी बात है, वरना एक में भी हम समझने की कोशिश कर सकते हैं। तो आप लोग भी समझिए हमारे साथ। क्वेश्चन नंबर 1, कुणाल स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 2.5 लाख। कुणाल कितने रुपए से बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं? आप मुझे एनालिसिस करके बताइए, बिजनेस के अंदर कैश आया कि नहीं आया? किस फॉर्म में आया? कैश आया? बिजनेस के पास कैश आया, किस फॉर्म में आया? अगेन मेरे पास ये पैसे हैं, मैंने ये पैसे यहाँ से लाके, मान के चलो मैंने ये जो भी पैसे थे मैंने ये रख दिया टेबल पर। क्या अब मेरे बिजनेस में कैश आ चुका है? चलो असेट साइड मेरे पास सबसे पहला असेट कौन सा है? कैश। क्लियर? दूसरी साइड क्या बिजनेस के ऊपर मेरा कर्जा नहीं चढ़ गया? तो लायबिलिटी साइड में क्या क्रिएट हो जाती है? कैपिटल। अब जैसे जैसे चीज आती जाएंगी वैसे वैसे मैनेज होता जाएगा। बोलो बोलो बेटा। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो इसके नीचे ना अमाउंट भी लिख दीजिएगा, कितने रुपए से बिजनेस स्टार्ट हो रहा है? 2,50,000 रुपीज। क्लियर? यहाँ तो कोई दिक्कत? सेकंड पॉइंट, ही परचेज फर्नीचर फॉर कैश। अब देखो ये पैसे आपने यहाँ पर रखे, इस पैसे को आप कहीं ना कहीं खर्च तो करोगे, या सिर्फ बिजनेस ये ऐसे ऑन टेबल रख दोगे बिजनेस हो जाएगा? ये यूज होगा ना पैसा कहीं ना कहीं जाके। अब मुझे बताइए ये क्या कर रहे हैं? सबसे पहले उन्होंने फर्नीचर परचेज किया। चलो आप आइएगा सेकंड आइटम में, देखो फर्नीचर, क्या लिखोगे? क्लियर? अच्छा जो हमारे ट्रीटमेंट हो चुका होता है उस लाइन को हम डैश करके खाली करके छोड़ देते हैं। इज दैट क्लियर? बोलो। ठीक है? अब आप जरा मुझे बताइए कि फर्नीचर आपके पास कितने रुपए का है? 35। तो मैं 35,000 लिख सकता हूँ। क्या आपने पैसे दिए होंगे? कैश कम हो गया होगा, तो फर्नीचर प्लस हो गए और कैश माइनस हो गए। बोलो बेटा।
कैपिटल पर कोई इफेक्ट हुआ? आप फर्नीचर लेने गए, फर्नीचर ले आए, पहले था नहीं अब आ गया, क्या आपको फर्नीचर ऐड होता हुआ दिख गया असेट्स में? कितने रुपए का? जब फर्नीचर आएगा तो पैसा जाएगा भी, तो पैसे लेस कर दी मैंने, ठीक है। फाइनल इक्वेशन बनाइए, इसको कहते हैं फाइनल इक्वेशन। 2,50,000 माइनस 35,000, हाउ मच अमाउंट इज दिस? 2,15,000 प्लस 35,000 इक्वल्स टू 2.5 लाख रुपया। कितना? चेक करते चलना हर एक इक्वेशन को मैच करने के बाद, क्या ये बराबर है? ये और ये मिला के 2.5 लाख हो रहा है, सही है। नेक्स्ट, ही पेड कमीशन फॉर 2,000 रुपीज। कितना बेटा? 2,000 की कमीशन दी हुई है। आप मुझे बताइए, कमीशन दिया है, इज एन एक्सपेंडिचर और नॉट? कैश में दिया होगा, मैंने कैश में से लेस कर दिया, कोई दिक्कत? लिखो मत अभी कोई मत लिखो, आप बस, हाँ वो मैं आपको लिखने के लिए टाइम दूंगा सबको। अब इसको देखो ऐसे, आप मुझे बताइए क्या आपने कैश में 2,000 रुपीज पे किए हैं? क्या फर्नीचर पे कोई असर पड़ेगा कमीशन से? नहीं, कमीशन एक अलग एक्सपेंडिचर है। अगर मैं कोई भी खर्चा करता हूँ तो मैं इसी कैपिटल में से करूँगा, तो पैसे यहाँ रखे हुए हैं, मैंने यहाँ से दोस्त निकाले और पैसा दे दिया, क्या ये कैश में से कम हुआ? क्या ये पैसे कैश में से कम हुए? मैंने माइनस कर दिए, साथ के साथ ये जो पैसे रखे थे ये इसमें से कम हुए हैं, तो कैपिटल भी कम हुआ है ना, ठीक। तो मेरे को कैपिटल से भी लेस करना पड़ेगा। फर्नीचर पे कोई दिक्कत नहीं आई है, इसका मतलब 2,13,000 प्लस 35,000 इक्वल्स टू 2,48,000। इज दैट क्लियर? क्या ये दोनों चीजें मैच हो रही हैं, दोनों साइड्स? बोलो अगेन, आई एम गोइंग, क्या ये दोनों चीजें मैच हो रही हैं? ठीक है। ही परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट 40,000, ऑन क्रेडिट लिखा है बेटा, सामान तो आया है, पैसा नहीं गया, ठीक है। क्या बताओ, आपके पास स्टॉक आ गया, पहले था क्या? नहीं, लिख सकता हूँ स्टॉक, स्टॉक आ गया है, तो फाइनल इक्वेशन के नीचे जो लाइन है यहाँ लिखेंगे, कितना? 40,000। क्लियर? क्या कैश गया? नहीं। फर्नीचर से कोई दिक्कत नहीं, कैपिटल से कोई दिक्कत नहीं, सामान तो आया है ना, वैल्यू बढ़ गई, लेकिन हाँ पैसा नहीं दिया है तो कर्जा चढ़ गया ना आपके ऊपर। क्या लिखो? क्रेडिटर्स। क्या लिखोगे? क्लियर? आप मुझे बताइए, ये वाली इक्वेशन समझ में आई आपको? 2,13,000 प्लस 35 प्लस 40 इक्वल्स टू 2,48,000 प्लस 40,000। आगे लिखा हुआ ही सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 20,000 फॉर कैश। कितना? 26,000। आपने 20,000 का सामान 26,000 में बेच दिया, वो भी कैश में। आप मुझे बताइए, क्या आपने स्टॉक बेचा 20,000 रुपए का 26,000 में, पैसे कितने आए? आपने 20,000 रुपए का सामान सेल किया, पैसे कितने आए? 26। क्या मैं 26,000 कैश में ऐड कर सकता हूँ? आई रिपीट, क्या मैं 26,000 कैश में ऐड कर सकता हूँ? ठीक, आप लोग भी देखना, यहाँ मैंने साइड में एक कॉलम बनता है पर्टिकुलर नरेशन का, जो हम ट्रांजैक्शन ऊपर कर रहे हैं हम उसको लिखते चलते हैं, है ना। साइड में अगर आप अदर बुक्स में देखेंगे, आप अदर टीचर्स के साथ देखेंगे तो वो लिखवाते हैं। मैं इसलिए नहीं लिखवा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास सारे ट्रांजैक्शन लिखे हुए हैं, थोड़ा सा टाइम बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, आगे वो चीज़ आपको दिख जाएगी, ठीक है। तो स्टॉक कितने का गया आपके पास से? 20, तो यहाँ से 20,000 लेस कर दो, स्टॉक 40 का था, 20 का बचा, कैश 26,000 आ गया। क्लियर है? आप कहेंगे सर ये तो बराबर बैठ गई बात, एक चीज जा रही है एक चीज आ रही है, लेकिन एक बात बताओ,
ये वाली साइड 6,000 रुपये से प्लस में नहीं है क्या? ये वाली साइड 6,000 से प्लस में है, यहाँ पे तो कुछ नहीं इफेक्ट हुआ, कोई मिसमैच हो ही नहीं हो गई। इसका मतलब जो 6,000 प्रॉफिट के आ रहे हैं वो कहाँ जाएंगे बताओ? वो आपके कैपिटल में ऐड हो जाएंगे। आपने 20,000 का सामान लिया, आप 26,000 दे गए, तो पैसे आगे इन्हीं पैसों में तो ऐड हो जाएंगे। तो 6,000 ज़्यादा है ना, कैपिटल बढ़ा ना 6,000 से, 10। तो अब मेरे पास कैपिटल कितने का होगा बेटा? 2,54,000 प्लस 40,000, 40 माइनस 20, 35, 2,13,000 और प्लस 6,3,9, 239। क्लियर बेटा? आगे लिखा हुआ है बस यही है, अब आगे कुछ नहीं है। इसको हम क्या करेंगे, इसे क्लोज कर देंगे, ठीक है। अब बस इसे एक बार टोटल करके देख लो, क्या ये दोनों साइड मैच हो रही हैं? 54 और 40, 94, 2,94 है ना, 239, 35, 20, 4, 3, 3, 6, 2, 8, 1, 9। क्लियर? तो ये थी अकाउंटिंग इक्वेशन। कैसा लगा आपको? ठीक। अब मैं आपको ये बता दूं कि आप इसमें इस तरीके से भी कर सकते हो, इस तरीके से इसका फॉर्मेट बन सकता है। बेसिकली बच्चों को फर्स्ट टाइम पता नहीं होता है कि फॉर्मेट कितना बड़ा बनेगा, क्या बनेगा, कैसे। तो मैं फ्री साइज में कराता हूँ। आप जब भी करें तो इतना सा स्पेस छोड़ के चलिएगा। असेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटीज यहाँ लिखेगा पूरा जो भी आप कर रहे हो। तो जो ट्रांजेक्शन्स होंगे यहाँ एक कॉलम बन जाता है पर्टिकुलर, किसका? पर्टिकुलर। वो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। क्या आपको यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी? तो जैसे आपने लिखा ना बिजनेस स्टार्टेड, यहाँ लिखते हो बिजनेस स्टार्टेड, तो ऐसे पता लग जाएगा किस चीज़ की इक्वेशन है। ऐसे भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो, तो आप ये वाला फॉर्मेट रेफर कर लीजिएगा, ठीक है। ये हम इसको कल डिस्कस करेंगे डिटेल में और, ठीक। तो आज हमारा एक क्वेश्चन हो चुका है और क्वेश्चन नंबर 2 और फर्दर क्वेश्चंस आपको आगे वाले लेक्चर्स में मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। मैं सुमित कश्यप लूँगा आपसे विदा। आपसे फिर मुलाकात होगी कल एक नई वीडियो नई किन के साथ। तब तक ख्याल रखें। टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे। ठीक है। अच्छा, ये तो